गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। आज के लेक्चर में हम विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन को कंप्लीट करेंगे, जो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 आरओ के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फ्रेंड्स, हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं जो यूपी पीसीएस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विदेशी व्यापार। तो दोस्तों, विदेशी व्यापार किसको कह सकते हैं? जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम आयात अर्थात जो वस्तुएं बाहर से मंगाते हैं, बाहर से क्या करते हैं? मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। और साथ में क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं, अर्थात अपने देश की वस्तु बाहर भेजते हैं। जब हम आयात और निर्यात दोनों को शामिल करते हैं तो उसी कंडीशन को विदेशी व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम फॉरेन ट्रेड। चलिए अब देखते हैं निर्यात। बाहर से वस्तुएं एवं सेवाओं को बाहर बेचना। कैसे बेचते हैं? वस्तु के रूप में या फिर भागीदार के रूप में। वस्तु के रूप में कैसे बेचते हैं? जैसे बहुमूल्य पत्थर हो गए, आभूषण हो गए, इस तरीके से, जिसमें लगभग 14.4% हम क्या करते हैं? हम इस तरीके से निर्यात करते हैं। और भागीदार में लगभग 12% करते हैं, जिसमें क्या होता है? खनिज होता है, रिफाइनरी उत्पाद होते हैं। अब बात करते हैं आयात की। वस्तु एवं सेवाओं को बाहर से खरीदना, जिसमें वस्तु क्या क्या होती है? आपकी पेट्रोलियम होती है, ऑयल होता है, ठीक, लुब्रिकेंट होता है, जेम्स होते हैं, साथ में क्या होता है? आपके ज्वेलरी होती है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। चलिए अब देखते हैं भागीदार। तो दोस्तों, भागीदार जो है हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो निर्यात के लिए भागीदार हो सकते हैं और एक हो सकते हैं आपके आयात के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो निर्यात के लिए हमारे सबसे अच्छे भागीदार हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका, और साथ में सऊदी अरब का, यूएई का। और निर्यात में जो है, माफ़ कीजिएगा, आयात में जो है हम किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आयात करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं चाइना से, और उसके बाद करते हैं यूएसए से। जो हमारा चाइना के साथ है, तो दोस्तों हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसमें क्या है? हम लॉस में है। चाइना के साथ क्या है? हमारा नेगेटिव है। और यूएसए के साथ जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम यूएसए को ज़्यादा चीज़ें निर्यात करते हैं। परंतु चाइना के साथ क्या होता है कि हम चाइना से ज़्यादा वस्तुएं आयात करते हैं। इसलिए क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है चाइना से नेगेटिव में और यूएसए में से पॉजिटिव में। अब बात करते हैं व्यापार संतुलन की। कुल निर्यात माइनस कुल आयात। जब आपका निर्यात ज़्यादा हो, आपका जो निर्यात है ये ज़्यादा हो और आयात कम हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं व्यापार संतुलन। अब आगे बात करते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम निर्यात को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था एग्जिम पॉलिसी। इसमें क्या करते थे? इसमें एक्सपोर्ट जो था, इंपोर्ट था, उसकी नीति बनाई गई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीति बनाई गई थी, और ये नीति बनी थी आपकी 1985 में। कब बनी थी दोस्तों? 1985 में। और जिसको 1992 से प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करते थे? हम इसको हर प्रत्येक 5 वर्ष में इसका सुधार करते थे। इसमें नए नए कानून जोड़ते थे, नई नई इसकी समीक्षा करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विदेशी व्यापार नीति, जो 2015 से 2020 के लिए बनाई गई थी। और ये जो थी एग्जिम पॉलिसी की जगह आई थी। किसकी जगह आई थी? एग्जिम पॉलिसी की जगह आई थी। 21 मार्च 2020 तक निर्यात को क्या करना था? $900 बिलियन तक पहुँचाना था। 1.7% से 3.5% करना था। जो विश्व के भागीदार था, जो
वर्तमान में क्या है, हमारा जो विश्व के साथ भागीदारी है ये है 1.7%, जिसको हमें 3.5% तक लाना है। 20वां वस्तु निर्यातक है हम, और जो हमारा है 1.7% है। 14वां क्या है, वस्तु आयातक देश है हम, जो विश्व के कुल भागीदारी में 2.2% है। हम निर्यात में तो पीछे हैं, आयात में उससे ज़्यादा आगे हैं हम। इसका मतलब ये है कि हम आयात जो है अधिक करते हैं और निर्यात कम कर पाते हैं। अब देखते हैं जो इसके लिए योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें पहली योजना थी आपकी इसमें दोस्तों, ये थी MEIS, जिसकी फुल फॉर्म थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें क्या था, वस्तु निर्यात से संबंधित योजना थी, जिसमें देश के वस्तु जो थे उसका निर्यात बढ़ाना था। देश की वस्तु की जो निर्यात है उसको हमें बढ़ाना था। और जो दूसरी योजना थी ये थी आपकी SEIS, जिसकी फुल फॉर्म थी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें क्या था, देश से जो सेवाएं थी उसका भी निर्यात हमें बढ़ाना था। चलिए अब देखते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो पहला जोन बनाया गया था, तो दोस्तों ये था आपका गुजरात का कांडला, जो बनाया गया था 1965 में, जो एशिया का प्रथम था। सेज एक्ट जो आया था, यह आया था आपका 2005 में, जिसको लागू किया गया था 2006 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा भी 2006 से ही देखने को मिली है। इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम सेज की स्थापना कर दें या सेज एक्ट को अच्छे से कार्य करें, या जब से ये आया है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या बेनिफिट मिला है देश को। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि इससे रोजगार बढ़ा है, निवेश में भी वृद्धि हुई है, साथ में जो हमारा उत्पादन था वो भी बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या है जो एक्सपोर्ट है ये भी हमारा बढ़ रहा है, निर्यात भी बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं जो व्यापारिक समझौते होते हैं, तो सबसे कम जो समझौते होते हैं इसको कहते हैं PTA, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम किसी देश को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भैया तू हमारे साथ व्यापार कर, तेरे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या है, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली है इसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे पॉजिटिव वाली लिस्ट है ये हमारी बहुत कम है, इसलिए क्या है हम इसको बहुत कम प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ये कहते हैं कि हम जो आपसे कमीशन लेते हैं या आपके लिए जो पॉलिसी का चार्ज लगाते हैं, ये जो भी डंपिंग ड्यूटी ले रहे हैं उसको क्या हम ख़त्म कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है हमारे लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ से माल खरीद के ले जाते हैं। अगर खरीदते तो क्या होता है उनका, जब वो हमारे यहाँ से खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो इसलिए क्या है, इससे हमारा व्यापार जो है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक, इससे क्या होता है व्यापार हमारा पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं आगे CECA की, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, व्यापार के साथ और भी एग्रीमेंट किए जाते हैं। जैसे आपने कुछ दवाई बनाई है तो उसको कॉपीराइट हो सकता है। ठीक, अगर आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आपने आविष्कार किया है तो उसका आपका पेटेंट होगा। तो इस तरीके का समझौता इसमें किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है CECA में। अब आगे बात करते हैं हम CEPA की, जिसकी फुल फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या करते हैं हम, व्यापार में निवेश तो करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, व्यापार का आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जैसे हम करते हैं कहाँ पे, एशियन आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा आपका साप्टा, फिर जैसे सिंगापुर हो गया, इनके साथ हम कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से होता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घरेलू व्यापार। तो दोस्तों जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड होता है ये भी दो तरीके से हो सकता है। तो पहला होता है आपका ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक होता है आपका थोक व्यापार और एक होता है आपका खुदरा व्यापार। तो बात करते हैं यहाँ पे हम खुदरा व्यापार की। इसमें क्या होता है, मल्टी ब्रांड होती है और जिसमें एफडीआई जो है लगभग 51% तक हो सकती है। सभी एक साथ होते हैं, इसमें क्या होता है सभी एक साथ होते हैं। और दूसरे क्या होता है सिंगल ब्रांड भी हो सकती है। जैसे इसमें क्या होता है सिंगल ब्रांड जो होती है उसमें आप 100% एफडीआई कर सकते हो। जैसे आपकी नाइक हो गई, एडिडास हो गई, ठीक। जैसे नाइक है तो नाइक अलग होती है आपकी और एडिडास अलग होती है। ये दोनों कंपनी जो है एक साथ नहीं हो सकती। जो कंपनी एक साथ हो सकती है मल्टी ब्रांड जो एक साथ आ सकती है, वहाँ पे तो आप लगभग 51% तक ही एफडीआई कर सकते हो। परंतु जो सिंगल ब्रांड होती है वहाँ पे आप पूरा 100% कर सकते हो। जैसे नाइक हो गया आपका, ठीक है, एडिडास हो गया, इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑनलाइन या ई कॉमर्स जिसमें आपकी अमेजोन टाइप होती है, इस तरह की मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका होता है मार्केट प्लेस मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 100% एफडीआई होती है। इसमें कोई भी कर सकता है। जैसे अमेजोन एक मॉल जैसी बट भारतीय दुकानदारों द्वारा बिकेगा। इसमें क्या होता है, अमेजोन क्या है एक मॉल जैसा होता है, इस पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये भारतीय दुकानदारों से ही लेंगे और जो बेचेगा वो भी भारतीय दुकानदार बेचेगा। ये कुछ नहीं करते, भारतीय लोग ही जाते हैं, डिलीवरी करते हैं और ले आ जाते हैं, ठीक। दूसरा होता है आपका इन्वेंट्री मॉडल, जिसमें क्या होता है ये खुदरा व्यापार जैसा होता है। इसमें जो एफडीआई है ये 0% है। जैसे आपका इंडियन कंपनी होती है, इंडियन कंपनी कैसी है आपकी, फ्लिपकार्ट होगी, ठीक है, स्नैपडील होगी। इसमें क्या है अपना जो मार्केट है ये भर सकते हैं, ओनली इंडियन ही होते हैं। तो जो इन्वेंट्री होती है इसमें केवल और केवल इंडियन कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट प्लेस मॉडल होता है इसमें कोई भी कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीओपी, भुगतान संतुलन। ये भुगतान संतुलन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का शेष विश्व के सभी प्रकार के लेन देन का शेष क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का शेष विश्व के सभी प्रकार के लेन देन का शेष जो होता है उसको ही हम भुगतान संतुलन कहते हैं। तो दोस्तों ये कैसा होता है, जैसे आप मानो ये इंडिया है, ठीक, ये आपका इंडिया है। तो इसमें क्या होगा, इंडिया के सभी प्रकार का जाना और सभी प्रकार का आना, ठीक, इसमें सभी कुछ शामिल किया जाएगा। जब हम बीओपी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो इसमें पूरा भारत काउंट होगा। लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही काउंट होगी। या हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये किसी पर्टिकुलर दुकानदार का हो सकता है या किसी पर्टिकुलर चीज़ का हो सकता है। लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो ये पूरे देश की बात करेगी, पूरे भारत की बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दो अकाउंट होते हैं। एक तो आपका होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है इसमें जो लेन देन है ये नियमित चलता रहता है। परंतु जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है इसमें ओनली पूंजीगत लेन देन ही होता है। पूंजीगत लेन देन ऐसा लेन देन होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है या फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रभाव देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हम पूंजीगत लेन देन। चलिए अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो दोस्तों करंट अकाउंट में क्या होता है, दो अकाउंट होते हैं। जो पहला होता है आपका दृश्य मध्य वाला और दूसरा होता है अदृश्य मध्य वाला। यानी पहला होता है आपका विजिबल अकाउंट, विजिबल, माफ कीजिएगा स्पेलिंग गलत होगी, विजिबल। पहला होता है आपका विजिबल अकाउंट, ठीक, या कह सकते हो इसमें अकाउंट ही बोल दो। पहला होता है इसमें विजिबल अकाउंट, दूसरा होता है आपका इनविजिबल, इनविजिबल अकाउंट, ठीक, इसमें ये होता है। तो दोस्तों जो आपका विजिबल अकाउंट होता है या जो आपकी दृश्य मध्य होती है इसमें केवल आता है वस्तु व्यापार, क्योंकि वस्तुएं जो है जब उसका व्यापार करते हो वो दिखती है। जैसे आपने किसी से क्या है ये कहा कि भाई हमें 1,000, हमें 1 लाख
1 लाख आईफोन की यूनिट चाहिए, तो वो आएगी, तो दिख रही है ना वो कि आईफोन आ रहे हैं। लेकिन जो इनविजिबल मदे होते हैं या अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेवाएं आती हैं। अब ये बताइए, अगर आप किसको सर्विस देते हो तो वो दिखती है, नहीं दिखती। ठीक, इसमें आता है आपका अंतरण। इसमें अंतरण क्या होता है, ये होता है आपका मजदूरों द्वारा बाहर से जो लाया जाता है वो। इसमें आती है इनकम। आप कहीं कंपनी में काम करते थे तो वहाँ आपकी सैलरी होती है, तो वो होती है, वो मिलती है आपको, तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है आपका परिवहन आता है, जैसे परिवहन से क्या पर्यटन होता है, आपको ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो पैसा मिलता है। तो इस तरीके की जो सर्विस होती है वो सब इसमें काउंट किया जाता है। जो भी सर्विस वाला काम होता है वो साथ में, जो बाहर से आप कमा के लाते हैं और साथ में जो आपकी इनकम होती है, तो ये सब इसमें काउंट किया जाता है। ठीक, इसलिए इसको इनविजिबल अकाउंट कहते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसमें एफडीआई की बात होती है। एफडीआई कैसे मानो, एफडीआई आती है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होता है तो उसको करंट अकाउंट में डालते हैं। किसमें, करंट अकाउंट में डालते हैं। यानी अब ये कह सकते हो एक तरीके से कि जो हमारी एफडीआई है ये तो आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है, परंतु जो इस पर प्रॉफिट होगा इसको हम कैपिटल अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे, इसको हम शामिल करेंगे ओनली करंट अकाउंट में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे कैपिटल अकाउंट में इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है। तो दोस्तों सबसे पहला आता है विदेशी निवेश, माफ़ कीजिएगा, विदेशी निवेश। अभी ये आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि विदेशी निवेश में क्या क्या होता है। दूसरा, आपने किसी से कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो वो आपको देना पड़ेगा, तो वो भी आपका कैपिटल है। तीसरा बैंकिंग जमा। ठीक, और जो आपका चौथा होता है, ये होता है विदेशी सहायता। आपको ग्रांट प्राप्त हुई है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, या किसी भी अन्य देश से, वो आ गई। और इसमें शामिल हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ होती है जो भूल चूक से आ गई, जिसका आपको भी नहीं पता वो कैसे आ गई, ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर ली जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बैलेंस की। किसकी बात करते हैं, बैलेंस की। तो दोस्तों बैलेंस में सबसे पहले बात करेंगे हम करंट अकाउंट की। जो करंट अकाउंट होता है इसका जो बैलेंस होता है ये हमेशा नेगेटिव आता है, ये हमेशा नेगेटिव आता है। और इसका जो कह सकते हो कि आपको जो अपवाद देखा गया था ये 1976 से 1979 तक देखा गया था, और 2001 से 2004 तक। इसके उपाय क्या है, हम इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, हमें जो निर्यात है उसको बढ़ाना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए, और आयात को जो है कम करना चाहिए। साथ में क्या है, जो सोना और हम पेट्रोलियम खरीद रहे हैं उसको कम कर दे। क्या कर दे, जो हम सोना या पेट्रोलियम खरीद रहे हैं उसको कम कर दे, निर्यात को बढ़ा दे, जो हमारा पर्यटन है इसको भी हम बढ़ावा दे। साथ में जो हमारे देश में निवेश है इसको बढ़ाया जाए, एफडीआई को बुलाया जाए। अब आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। भुगतान संतुलन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, चालू खाते में पूंजी खाता शेष जोड़ते हैं। जो चालू खाता होता है, जो चालू खाता शेष होता है उसमें हम पूंजी खाता शेष जोड़ते हैं, और जो निकल कर आता है उसको कहते हैं हम भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको कहते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा परिवर्तनीयता, जिसको कहते हैं हम मनी कन्वर्टाइजिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा परिवर्तन विनिमय के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, इसमें देखा जाता है जो हमारी घरेलू मुद्रा है जब उसको विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करते हैं तो भैया हमें क्या प्राप्त होता है और कैसी उसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं चालू खाते की, करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में जो मुद्रा का परिवर्तन किया गया था, पूर्ण परिवर्तन किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 1996 में। यानी हम कह सकते हैं कि बाजार से भी ले सकते थे उस समय हम कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक होता है निवेश करने से पहले विदेश में, क्योंकि जो लाभ होता है वो विदेशी को होता है जिससे निवेश बढ़ता है। और ये एसएस एक तारपुर कमेटी बनी थी, उसके सुझाव के लिए किया गया था, उसके उसके सुझाव लिए गए थे। तो ऐसा जब किया गया था जब एसएस तारपुर कमेटी बनी थी। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों भारत में जो विदेशी निवेश है ये
में से शुरू हुआ था, जब भारत में एलपीजी को लाया गया था, जिसको कहते हैं हम निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इससे क्या हुआ, जब विदेशी निवेश आता है तो उससे क्या होता है, देश में जो पूंजी है उसका विकास होता है, तकनीकी बेस्ट होती है, विदेशी मुद्रा आती है, प्रबंधन की कमी की समस्या का समाधान हो जाता है। अब देखते हैं विदेशी निवेश कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों विदेशी निवेश जो है मूलतः दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपका होता है एफडीआई जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरा आपका होता है एफपीआई जिसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेश, जो आप लगाते हो शेयर बाजार में। किस में लगाते हो, शेयर बाजार में लगाते हो। और जो एफडीआई होती है इसको आप डायरेक्ट कंपनी में लगाते हो। ठीक, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं एफडीआई क्या होता है। एफडीआई में क्या होता है, आप जैसे आपने पूरा 100% लगा दिया तो वो कंपनी अब आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अब वो कंपनी आपकी हो जाएगी। ठीक, उसको विदेशी कंपनी कह सकते हो। और दूसरा होता है आपका एफ पी जेड जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश, जिसमें क्या होता है अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। ठीक, इसमें क्या करते हैं अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि आप इसको शेयर बाजार में लगाते हो। ठीक, इसलिए इसमें आपको क्या शेयर मिलते हैं। तीसरा होता है आपका एफ आई आई प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश। इसमें क्या होता है, आप सिक्योरिटी खरीदते हैं लाभ कमाने हेतु, और इसको कहते हैं हम सेकंड मार्केट भी इसको कहते हैं। शेयर भी खरीदना ओनली लेन देन हेतु, अगर आप शेयर भी खरीदते हो तो केवल और केवल लेन देन के लिए ही खरीदते हो। दोस्तों इसी के साथ हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।